आपका अगला कार्टून जो है वो क्या प्रश्न पूछ रहा है कि जाने कहाँ कहाँ की बातें हो रही है। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकार और शासन से ही है? क्या हम अपनी कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं? क्या हम अपने परिवार में लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? क्या हम एक लोकतांत्रिक परिवार की बात कर सकते हैं? तो इन प्रश्नों के जवाब आप सुनिए। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकारों और शासन से ही है? तो बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकारों और शासन से ही नहीं है। लोकतंत्र बच्चों सरकार और शासन में जनता की सहभागिता से बनता है। जब तक जनता मदद नहीं करेगी, जनता अपना जागरूक होकर कार्य नहीं करेगी, तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित है हमारा लोकतंत्र। ठीक है, जनता की सहभागिता होना जरूरी है और आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय से संबंधित है। अगर आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है ना, तो उसमें प्रस्तावना में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। तो लोकतंत्र जो है वो आपका सरकारों और शासनों से ही है, ऐसा नहीं है। अगला है, क्या हम अपनी कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, जब हम अपनी कक्षा में मॉनिटर का चुनाव करते हैं, आप देखते हो मॉनिटर का चुनाव भी तो तुम्ही में से किया जाता है, बच्चों में से ही किया जाता है। तो मॉनिटर का चुनाव अगर हम कर रहे हैं तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक सबसे बेस्ट उदाहरण है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, क्या हम अपने परिवार में लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। परिवार के सदस्य जब किसी विषय पर आपस में बैठकर किसी पॉइंट पर विचार विमर्श कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, तो घर में भी ये परिवार भी जो है वो लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, क्या हम एक लोकतांत्रिक परिवार की बात कर सकते हैं? तो हाँ, हम एक लोकतांत्रिक परिवार की बात कर सकते हैं। हमारा परिवार, हमारे पिता, हमारे घर के मुखिया हमारे शासन को संभालने वाले हैं और हम उनकी जनता है। तो आपको इससे अच्छा उदाहरण और कहीं से ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल बेस्ट उदाहरण है ये। ठीक है, फिर आगे देखिए। एक कार्टून की बात और कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे। ये कार्टून लातिनी अमेरिका के लोकतंत्र के कामकाज से संबंधित है। इसमें सिक्कों की थैलियों का क्या मतलब है? राजनीति में थैली शाहों की भूमिका के बारे में कार्टून बनाने वाला ये क्या कहना चाहता है? और क्या इस कार्टून को भारत में भी लागू किया जा सकता है? थैली शाही बात हो रही है ना? तो देखिए, सबसे पहले चलिए प्रश्न का जवाब का आंसर सुनिए। इस कार्टून में सिक्कों की थैली से आशय पूछ रहा है ये। तो बच्चों, थैली से आशय ये है कि लोकतंत्र का निर्माण एवं विकास काफ़ी खर्चीला है। लोकतंत्र का निर्माण एवं विकास काफ़ी खर्चीला है। उसके निर्माण में बहुत पैसा खर्च होता है, उसके विकास में भी काफ़ी हद तक बहुत पैसा खर्च होता है। चुनाव के दौरान आपने देखा ही होगा, आप प्रत्यक्ष देखते ही हैं, तो चुनाव के दौरान उसके स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोजन पर सरकार, उम्मीदवारों तथा संबंधित दलों द्वारा अत्यधिक खर्च किया जाता है। तो इस प्रकार ये थैलियाँ जो है सिक्कों की, यही बताती है कि लोकतंत्र का निर्माण काफ़ी खर्चीला है। ठीक है, फिर उसके बाद राजनीति में थैली शाहों की भूमिका पूछ रहा है। कार्टून क्या कहना चाहता है? तो कार्टून ये बताना चाहता है कि राजनीति में पूंजीपतियों की भूमिका ज़्यादा बढ़ रही है। जिसकी जेब में जितना पैसा, उसका बोलबाला उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, क्या इस कार्टून को भारत में लागू किया जा सकता है? तो बिल्कुल सही जवाब, हाँ, इस कार्टून को भारत पर भी लागू किया जा सकता है। बहुत सही क्वेश्चन पूछा है लोकतंत्र में। और फिर एक और कार्टून देख लीजिए। ये कार्टून सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद चुनाव से संबंधित है। उन्हें जेल में बंद किया दिखाया गया है। और यह कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहता है? इस कार्टूनिस्ट के संदेश और अध्ययन में आए पहले कार्टून के संदेश की तुलना कीजिए। तो ये कार्टून सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद हुए चुनाव से संबंधित है। ठीक है, और उनको जेल में बंद दिखाया गया है। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि ये कार्टूनिस्ट बनाने वाला चित्रकार कहना क्या चाहता है? तो भाई यहाँ ये कार्टूनिस्ट प्रत्येक व्यक्ति के वोट के समान मूल्य की बात कर रहा है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल अनमोल।
तो प्रत्येक व्यक्ति का वोट अनमोल है और उसके वोट की वैल्यू सेम है। अंततः इराक में सद्दाम हुसैन की तानाशाही का अंत होने के बाद, जब उसकी तानाशाही ख़त्म हो गई, उसकी सरकार का तख्ता पलट हो गया, तो इराकी लोगों के पास एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार आ गया। सद्दाम हुसैन की तानाशाही ख़त्म हुई, सरकार हटी, सरकार का तख्ता पलट हो गया, तो फिर इराक में लोकतंत्र आया। वहाँ एक वोट एक व्यक्ति एक मूल्य का अधिकार आया और ये तानाशाही लोकतंत्र की विजय को बताती है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र जीत गया है, यही बताता है ये कार्टूनिस्ट। फिर आपका अगला प्रश्न इसी में क्या है कि इस कार्टून के संदेश और अध्याय में पहले कार्टून के संदेश की तुलना कीजिए। तो बच्चों, इस अध्याय में आए इस कार्टून से पहले जो कार्टून आए उसमें यही संदेश दिया गया कि पहले लोकतंत्र को सहारा देकर खड़ा करने की बात की गई, बाद में मजबूत करने की बात ज़रूरत है। किंतु इस कार्टून में कार्टूनिस्ट वोट देने के बराबर के अधिकार की बात कर रहा है कि हमारा एक मूल्य, एक मोल, एक वोट, एक अनमोल वोट, ये बात कर रहा है। और जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती का सूचक है, हर व्यक्ति को उसके मत का अधिकार मिल रहा है, इसके बारे में बता रहा है। अतः पहला कार्टून इस कार्टून का क्या है? अग्रगामी है, आगे का संदेश देने वाला है। ठीक है, अब आप आगे देखिए। इससे पूर्व हमने पढ़ लिया है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। वो दिन भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। तो कानून का राज और अधिकारों का आदर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कानून का राज और अधिकारों का आदर, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं जिम्बाब्वे के बारे में। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। ठीक है, उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज था। ठीक है, दल कौन सा है? जानू पीएफ दल। कहाँ पर? जिम्बाब्वे में। देश मत भूल जाना ध्यान देते समय। तो ये जो दल है जानू पीएफ दल, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी, इसके नेता का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। नेता का नाम आप देख लीजिए, रॉबर्ट मुगाबे। क्या नाम है? रॉबर्ट मुगाबे। आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहा था ये जानू पीएफ दल और रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीता था। राष्ट्रपति मुगाबे जो था कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से ही उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की। संविधान में बदलाव किया खुद ने ही और अपने अधिकार बढ़ा लिए। ठीक है, और उसकी जवाबदेही को कम किया, मतलब कोई जवाब नहीं देंगे और शासन अकेले खुद ही चलाएंगे। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था। उनकी सभा में गड़बड़ी कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शन करवाए जाते थे। आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। और एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। मतलब आप राष्ट्रपति के बारे में दो शब्द भी नहीं बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा गैर कानूनी घोषित कर दिया था इन सब चीज़ों को, और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ऐसे राष्ट्रपति के बारे में अगर कोई आलोचना करेगा तो वो उनका क्या हाल करेगा। टेलीविज़न रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था, यानी टेलीविज़न और रेडियो वाले बिना सोचे समझे राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं छाप सकते हैं। बहुत नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। यानी कि जो राष्ट्रपति बोलेगा केवल वही दिखाया जाता था, जनता क्या बोल रही है ये नहीं दिखाया जाता था। अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसी अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर भी दबाव डाला। ऐसे में 2017 में एक दिन तो आता ही है सबका, तो 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति के पद से क्या किया? हटा दिया गया। आप समझ रहे हैं किस प्रकार का राष्ट्रपति रहा है ये मुगाबे। ठीक है, मुगाबे का राष्ट्रपति। फिर उसके बाद देखिए, जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की ज़रूरत है। यानी कि एक अच्छा शासक वही है जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग खड़े हों, जनादेश जिसको मिल रहा हो। पर इतना भी पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो लोकप्रिय है वो जनता के लिए कार्य कर रहा हो। लोकप्रिय नेता भी बच्चों तानाशाह हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको?
अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे और उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, अन्य राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों को समानता होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। इन अधिकारों के बारे में भी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसे चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को कुछ दी गई गारंटियों का आदर करना होता है। हम हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है, अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी जवाबदेही है, और इसके बारे में हम अध्याय 4 में और पढ़ेंगे। इस प्रकार हमारी आपके काम की बात आ गई है। चौथी और अंतिम विशेषता को हम रेखांकित कर सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक कानूनों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। समझ में आ रही क्या बोल रहा है कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वह संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है, यानी उनकी अपनी एक लिमिट होती है जिसके तहत उनको काम करना पड़ता है। समझ में आ रही है आपको बात? तो इनको अपनी लिमिट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब आप एक कार्टून पर ध्यान दीजिए, क्या कहना चाह रहा है ये भी सुन लेते हैं हम। ये चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया है ना। ये गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगा दी, इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया है। इस कार्टून में इसी पर टिप्पणी की गई टैंक और निहत्थे छात्र की तस्वीर पाठ को चीन के हाल के इतिहास की एक अन्य बड़ी घटना की याद दिलाते हैं। ये घटना क्या थी, इसके बारे में भी हम अन्य ब्यौरे जुटाएंगे। तो इसका उत्तर सुनिए, ये घटना क्या थी? तो ये घटना थी टियानमेन चौक। क्या नाम बोल रही हूँ मैं? टियानमेन चौक है ये, और यहाँ पर 1989 में, कब? 1989 में किया गया एक जनसंहार था। ये घटना एक खूनी सैनिक अभियान के दौरान चीनी सैनिकों द्वारा अपने ही सैकड़ों निहत्थे नागरिकों की अपने ही खुद के जो नागरिक थे उनकी बंदूक की गोलियों और तोपों के गोलों के द्वारा हत्या किए गए गवाह की है कि चीनी सैनिकों ने अपने ही लोगों पर बंदूक और गोलियां और तोपें चलवा दी और उनको हत्या करवा दी। ये अभियान बीजिंग के टियानमेन चौक पर लोकतंत्र समर्थक लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए किया गया, ताकि जो लोग लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठा रहे ना, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। समझ में आया? अचानक विभिन्न देशों से टैंकों ने चौक में प्रवेश कर निहत्थे प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोलियां बरसाना प्रारंभ कर दिया, और ये छात्र पिछले 7 सप्ताहों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम इस चौक में, टियानमेन चौक में जमे रहेंगे। और ये खूनी घटना की विश्व भर में आलोचना हुई, क्योंकि चीनी सेना ने अपने ही लोगों पर बंदूक और तोपों और गोले चलवाकर हत्या करवा दी थी। ठीक है।